बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। हमने मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आज हम मैट्रिक्स से ही मिलता जुलता टॉपिक, उसी की आगे जो है वो वर्किंग, वो डिटर्मिनेंट को आगे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। An important concept in matrix algebra is that of the determinant. If a matrix is square, the elements of the matrix may be combined to compute a real valued number called determinant. क्लास एक बात अपने जहन में रख लें कि जब भी डिटर्मिनेंट हमें निकालने के लिए कहा जाएगा या डिटर्मिनेंट की कोई बात होगी, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारे पास जो बेस पे जो दिए होंगे मैट्रिक्स दी होगी वो ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा बेस पे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में बी कंबाइंड टू कंप्यूट अ रियल वैल्यूड नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मीन अब हम उसको जो स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद होती है उसको हम कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट मीन उसको सॉल्व करते हैं, तो वहां से हमें एक रियल वैल्यूड नंबर मिलता है। ठीक है, तो कंप्यूट किस तरह करना है वो आगे जाके हम सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे कंप्यूट करते हैं। तो इसको हम जो है वो डिटर्मिनेंट कहते हैं। ओके, इसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब बेटा डिटर्मिनेंट की हमें जरूरत क्यों पेश आई? बेटा जब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिकली मैट्रिक्स की जरूरत हमें क्यों पेश आई, सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि बेटा मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं और देन उसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का सहारा लेते हैं। ठीक है, मैं ये डिटेल आपको सारी आगे जाके समझाऊंगा सेकंड लेक्चर के अंदर, जो नेक्स्ट आ रहा है लेक्चर, तो उसमें आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है is of particular interest in solving simultaneous equation. The determinant of matrix A can be denoted either by symbol this. Determinant को students हम जो है वो इस सिंबल से, एक ट्रायंगल टाइप सिंबल से डिनोट करते हैं, और by placing vertical lines around the elements of matrix. ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट A जो होता है कैन बी डिनोटेड एज दिस सिंबल, और हमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी उसकी साइडों पे हमने इस तरह की दो लाइनें लगा देनी है। ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट को इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, equivalently the determinant can be represented by placing vertical lines around the matrix name. Thus the determinant of A could be represented as like this. Okay, there are different ways of finding the values of determinant. अब बेटा यहाँ पे हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस स्पेसिफिक टेक्निक फॉर हैंडलिंग 1 by 1, 2 by 2 and 3 by 3 मैट्रिक्स एंड फॉलो विद मोर जनरलाइज्ड कोफैक्टर प्रोसीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम क्या सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो 1 by 1 मैट्रिक्स का होता है, 2 by 2 का होता है और 3 by 3 मैट्रिक्स का होता है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम यहाँ पे पहले हम सीखते हैं। देन फिर हम उसकी जनरलाइज फॉर्म जो कोफैक्टर प्रोसीजर है
उसको देखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ वन बाय वन मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ वन बाय वन मैट्रिक्स, ये सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ वन बाय वन मैट्रिक्स इज सिंपली द वैल्यू ऑफ द वन एलिमेंट कंटेन्ड इन द मैट्रिक्स। अब फर्ज करें बेटा हमारे पास ये वन बाय वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपको पता है कि इसका ऑर्डर जो है वो वन बाय वन है, वन बाय वन मैट्रिक्स की ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी वन है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी वन है, तो इसको लिख सकते हैं एम बाय एन मीन वन बाय वन। तो बेटा याद रखिएगा अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है वन बाय वन मैट्रिक्स का, तो वो ही एलिमेंट आ जाएगा जो उसके अंदर एलिमेंट मौजूद होगा। अगर जैसे यहाँ 5 मौजूद है तो वो 5 ही उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट -10 है, मीन उसका ऑर्डर भी 1 बाय 1 है। तो स्टूडेंट जब इसको हम वन बाय वन मैट्रिक्स को जब हम डील करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो उसका आंसर भी हमारे पास जो है वो ही आ जाएगा जो हमने अभी बोला था, वो -10 जो एलिमेंट लिखा था वही आ गया। हमें वन बाय वन तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमने सीखना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 बाय 2 मैट्रिक्स, वो क्या होती है। गिवन अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स हैविंग द फॉर्म, अब मैं जनरलाइज बात करता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल होता है बेटा, जो हमारे पास याद रखिएगा जो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल होता है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल है, ये हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट डायगोनल है। पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, और देन हमेशा दरमियान में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, हमेशा दरमियान में माइनस का ही साइन आएगा, और फिर सेकंड डायगोनल को लिखेंगे जो इसका ये वाला बनता है, जो कि है A12 और A21। तो मीन हम कह सकते हैं A11 A12 को मल्टीप्लाई किया तो A11 A22 माइनस फॉर्मूले का A12 और A21, ये बेटा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ड्राइव हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये तो हमने जनरलाइज बात कर दी। अब मैं इसको एग्जांपल से बात क्लियर कर देता हूं कि एग्जांपल से इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब बेटा हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स में बेटा फर्स्ट डायगोनल, ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 माइनस, फिर सेकेंड डायगोनल जो इसका ये वाला है -2 इंटू 3, बेटा उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ गया और 4 आ गया, और ऐड करने के बाद आंसर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा 2 बाय 2 का, ठीक है। सिमिलरली प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पर आपने ये भी इसको देख लेना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ 3 बाय 3 मैट्रिक्स को हम किस तरह डील करेंगे। अब डिटर्मिनेंट 3 बाय 3 मैट्रिक्स का किस तरह डील करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बोला कि गिवन मैट्रिक्स 3 बाय 3, तो उसको हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह लिखते हैं A11 A12 13 21 22 23 31 32 एंड 33 A33। अब बेटा इसमें पहला जो है वो जनरलाइज बात किया जाए तो A11 में पहले I और फिर J होता है, तो I शो करता है रो को, ठीक है, और J शो करता है कॉलम को। मीन ये पोजीशन हमें बता रही है A11 कि ये एलिमेंट है पहली रो का और पहले कॉलम का। अगर हमें ये सिंपल A22 कह दिया जाए तो वो हमें पता चल जाएगा। अगर सिंपल आपसे कह दिया जाए A22, ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये अब ना पता हो, ये चीज हमें गिवन ना हो, सिंपली हमें ये कहा जाए कि A22 की पोजीशन बताएं या कहाँ पे है, तो हम देखेंगे कि इसमें पहली जो चीज है वो रो को शो करती है, तो मीन ये सेकंड रो को शो कर रहा है, और इसी तरह ये जो नेक्स्ट है 2 वो कॉलम को शो कर रहा है, तो मीन ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे करके आएगी, ये आप खुद से ऐसे बता सकते हो। अब इसी तरह से
स्टूडेंट्स हम जो है वो अब इसी तरह से अब मैं एक यहाँ पे जनरलाइज बताता हूँ आपको बात कि इसको किस तरह लिखना है। मैं ये सारी रीडिंग आप बेटा खुद कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बात समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि डिटरमिनेंट कैसे देखना है। सबसे पहली चीज कि बेटा जो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ था A11 A12 13, इसको बेटा आपने लिख लेना लाइक दिस, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जैसे ये हमारे पास पहला कॉलम है, इसको आपने रिपीट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम था A11 A12 A22 और A32, इसको बाद में लिख देना है, ठीक है। ये ऐसे लिखने के बाद आपने लाइनें जैसे यहाँ पे ड्रॉ की हुई है वैसे ही आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखें यहाँ पे जैसे उसने ड्रॉ किया, फर्स्ट ये डायगोनल है, मीन पहले उसने इस डायगोनल को ड्रॉ किया हुआ है, पहले उसने इस डायगोनल को, फर्स्ट डायगोनल, ठीक है, इसको हम प्राइमरी डायगोनल भी बोलेंगे, P1 भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसको प्राइमरी डायगोनल 2 नंबर पे आने वाला जो डायगोनल है, इसी तरह इसको हम कहेंगे प्राइमरी डायगोनल नंबर 3 पे आने वाला P3। इसी तरह से ये दूसरा डायगोनल होता है, इसको बोल देंगे हम सेकेंडरी डायगोनल S1, इसको बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल S2 और इसको बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल S3। तो ये बेटा चीजें हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जो मेरे पास प्राइमरी डायगोनल्स हैं A11 A22 A33, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट्स को A11 मल्टीप्लाई करेंगे A22 A33, इसी तरह से नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे A12 23 31, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सभी को ऐड कर लेंगे, और फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन सभी को माइनस करना है हमने। देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये हम अलजबरिकली, ठीक है, हम डिटर्मिनेंट को किस तरह लिख सकते हैं कि जो मैंने अभी बात बोली आपको कि जो हमारे पास ये फर्स्ट डायगोनल था P1 वाला, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या थे A11 A22 A33, इनको हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से प्लस दरमियान में आएगा, उसके बाद हमेशा उसके बाद हम जो है वो P2 को लिखेंगे एलिमेंट्स को, मतलब A12 23 और 31 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख लिया, प्लस सिमिलरली P3 के एलिमेंट्स को लिखा A13 21 A32, और फिर हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे सेकेंडरी के लिए S1 के लिए, ठीक है, A31 A22 A13, ठीक है, A31 22 13, फिर माइनस इसी तरह S2 के लिए लिखेंगे और इसी तरह से S3 के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम 3/3 मैट्रिक्स को, उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब उसने हमें यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे दिया है, ठीक है, वो कहता है इसको फाइंड करें। तो स्टूडेंट सिंपली अब वही वे यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बात समझाई है कि पहले हमने क्या करना है, पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो हमारे पास ये पहले डिटर्मिनेंट ऐसे एज इट इज लिख दिया A1, ठीक है, और उसके बाद हमने इसके एलिमेंट्स को, ये फर्स्ट कॉलम ये यहाँ पे लिखेंगे P1 की जगह पे सारा जिसको हमने डिनोट किया हुआ है, और इसी तरह से ये सेकंड कॉलम फिर वो भी लिख लेंगे जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, ये P2 की जगह, ठीक है। और फिर आपने फर्स्ट के लिए P1 नेम दे देना है, इस मतलब प्राइमरी P1 प्राइमरी डायगोनल 1 प्राइमरी डायगोनल 2 प्राइमरी डायगोनल 3, इसी तरह से सेकेंडरी डायगोनल 1 सेकेंडरी डायगोनल 2 और सेकेंडरी डायगोनल 3 जिसको S3 से डिनोट करते हैं। फिर आपने सिंपली वैसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फिर 1 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद 2 इंटू -1 एंड इंटू -2 वो लिख लिया। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास माइनस आएगा सेकेंडरी के लिए, तो सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2। अब बेटा यहाँ से
ऊपर वाले में हर एक के साथ माइनस लिखा हुआ था, यहाँ पे माइनस भी था, यहाँ माइनस भी था, यहाँ पे माइनस भी था। लेकिन यहाँ पे उसने जब सॉल्व कर रहा है तो वो डायरेक्ट यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता है। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं बेटा, तो अंदर जितनी भी जगह पे अलामतें हों प्लस हों वो माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे भी माइनस था ऊपर तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस था वो भी प्लस हो गया, और यहाँ पे भी माइनस था वो भी प्लस हो गया, तो माइनस बाहर हमने कॉमन ले लिया। तो इसको लिख लेंगे 3 × 2 × 2 प्लस, फिर आगे आएगा -2 × 4 × 3, ओके, प्लस, फिर उसके बाद 1 × -1 × 1। तो ये बेटा हमने लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, ट्राई करना है इसको, कि इसको डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसने बताया हुआ डायरेक्ट, लेकिन आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इसी तरह से बेटा जिस तरह मैंने आपको 1/1, 2/2 एंड 3/3 मैट्रिक्स समझाई है कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने 3/3 का आपको समझाया है, 1/1 में तो सिंपली था कि एलिमेंट जो लिखा हुआ है वही हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाता था। ठीक है, 2/2 में भी हमारे पास पहले प्राइमरी डायगोनल था, फिर सेकेंडरी डायगोनल था, और जो 3/3 था उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया। तो वी कैन नॉट, अब देखें यहाँ पे, वी कैन नॉट एक्सटेंड द 3/3 प्रोसीजर टू डील विद 4/4 और 5/5। अब वो कह रहा है कि जिस तरह हमने ये 3/3 को अभी डील किया है, तो हम 4/4 और 5/5 को बेटा जो है वो डील इस तरह नहीं कर सकते, या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ हायर ऑर्डर को इस तरह डील नहीं कर सकते। मीन जो भी मैंने आपको 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट समझाया है उसको हम बेटा डील इस तरह नहीं कर सकते। मतलब जो 3/3 का समझाया है उसको अब हम जब नेक्स्ट 4/4 पे और 5/5 पे या अप टू सोन एक्सटेंड इस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, द फॉलोइंग ऑप्शनल सिलेक्शन डिस्कस अ मोर जनरलाइज प्रोसीजर। तो इसके लिए फिर हम अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो अब हमें कोई और मेथड ढूंढना होगा जिसके जरिए हम 4/4 और 5/5 पे भी उसको हम अप्लाई कर सकें। मीन ये जो अभी मैंने मेथड समझाया ये लिमिटेड मेथड है। ठीक है, अब 4/5 और 5/5 पे हम इसके लिए कोई ऐसा मेथड ढूंढते हैं कि जो हर एक पे इजीली अप्लाई हो जाए। ठीक है, लेट्स सी। इसके लिए तो बेटा हम देख रहे थे यहाँ पे माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या होता है? कंसीडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे denoted by Mij is the determinant of 2/2 matrix obtained by crossing off या deleting the ith row and jth column of A either mentally or with a pencil or figure of hand। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनर को हमने समझना है कि माइनर क्या होता है। पहली बात है यहाँ पे बेटा माइनर को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3 है। अब 3 सिंपली ऑर्डर, अब नॉर्मली स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो ऑर्डर जैसे 3 सिंपली लिख दिया उसने। अब आपने तो ऑर्डर पढ़ा हुआ, हमेशा वो रोज और कॉलम को डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर सिंपली 3 लिखा हुआ है तो मैंने शुरू में बोला था आपको कि अगर सिंपली ऐसे 3 लिखा होगा तो इसका ऑर्डर 3/3 होगा। ठीक है, मीन 3 रोज हैं और 3 ही उसमें कॉलम्स हैं, तो इसको हम इकट्ठा करके 3 भी सिंपली कह सकते हैं। तो अब ये जो ऑर्डर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है इसका हमने माइनर निकालना है। ठीक है, तो माइनर पहली बात बेटा आपको पता होना चाहिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट हम जो निकालते हैं वो ए आई जे, मीन माइनर एक किसी एक एलिमेंट का निकलता है। ठीक है, माइनर जो है वो पूरी मैट्रिक्स जो हमारे पास 3/3 की एग्जांपल दिखा रहा हूं जो नीचे नजर आ रहा है आपको, इसमें एक एलिमेंट का निकलेगा। जैसे यहाँ पे जर्नल हमने बात की हुई है ए आई जे, तो जहां पे हम कह सकते हैं माइनर हमने निकालना है तो हम 1 का माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो माइनर यहाँ पे 2 का निकाल सकते हैं, 3 का निकाल सकते हैं। तो जनरल हम लिखेंगे इसको ए आई जे, हमने एलिमेंट जो है आई रो और जे कॉलम का माइनर निकालना है, और उसको डिनोट हम कैपिटल एम आई जे से करेंगे। ठीक है, कैपिटल एम आई जे से डिनोट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, देखें। अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स सी उसने जैसे कहा है कि M23 यहाँ पे हमने माइनर निकालना है। 2 3 मीन कि दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है। मीन यहाँ पे जो रो हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड रो है। ठीक है, और
ये सेकंड रो है और उसमें जो कॉलम है वो कॉलम 3 है, ठीक है। अब जो सेकंड रो थी और कॉलम 3 था, इनमें जब इंटरसेक्टिंग कौन सा पॉइंट आता है वो 6 आता है, तो मीन हम माइनर यहां पे निकालेंगे 6 और ये 6 इक्वल होगा M23 के। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, अब जिनको मैंने जो है वो हाईलाइट किया, जिनको मैंने सर्कल के जरिए जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, तो इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे, जैसे 1 बचा है, 2 बचा है रिमेनिंग, और 7 और 8, इनको ऐसे लिख लेंगे 1 2 7 और 8। तो ये हमारे पास जो है वो माइनर होगा M23 का, या फिर हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं 6 एलिमेंट का माइनर होगा। तो यहाँ पे भी यही बात उसने की हुई है कि ऑर्डर 3 जो मैट्रिक्स है उसका माइनर क्या होता है, हमेशा ऑर्डर जितना दिया होगा। अब 3 by 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना था, तो उसके लिए हम उसका माइनर होगा वो हमेशा 2 by 2 का ही रिमेनिंग रह जाएगा। मीन 3 -1 3 -1, तो उसका ऑर्डर 2 by 2। जैसे यहाँ पे मैंने 3 by 3 का माइनर निकाला है, तो वो हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स यहाँ पे रह गई है, ठीक है। तो वो सॉल्व करने के बाद, अब इसको सॉल्व करना आपको डिटर्मिनेंट को आता है, 8 × 1 वो 8 आ जाएगा, -7 × 2 तो 14 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर -6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी हमें माइनर निकालना है तो हमें ith रो, जनरल बात करता हूँ, ith रो और jth कॉलम कोई भी छोड़ देंगे, और उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका हम जो है वो उसको हिसाब से हम माइनर फिर उसका बता सकते हैं, जो रिमेनिंग उसके रह जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, वो क्या होगा। ये भी को फैक्टर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिटर्मिनेंट जनरलाइज समझने के लिए। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, अभी मैंने ऊपर बताया था माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने को फैक्टर सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हमने जो को फैक्टर निकालना सीखा है, सॉरी माइनर निकालना सीखा है, वो भी एक एलिमेंट का ही था, जैसे यहाँ पे ए आई जे का था, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे को फैक्टर भी जब देखेंगे वो भी ए आई जे का ही होगा। माइनर के लिए हम एम आई जे डिनोट करेंगे और को फैक्टर के लिए ए आई जे को डिनोट करेंगे। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा को फैक्टर निकालने के लिए, बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, ए आई जे वो इक्वल होगा -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। तो एम आई जे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम आई जे हमारे पास यहाँ पे जो है वो माइनर को शो कर रहा है। तो वेयर एम आई जे इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। अब यहाँ पे बात को जरा माइनर को देख लेते हैं। अब देखें क्लास, यही हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर ये ए। अब ए का हमने निकालना है, A31 निकालना है, जैसे उसने एग्जांपल में कहा है 31। अब आपको पता है 31 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 31 आपको देखना है पहले यहाँ पे क्या है। 31 इसमें थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे बेटा ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, बेटा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास कौन सा है, वो 7 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो निकालना है A31, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले -1 की पावर क्या लिखेंगे, i प्लस जे, मीन जो यहाँ पे i आ रहा है और j आ रहा है उनको ऐड करके पावर में लिखेंगे। तो यही लिखा -1 की पावर 3 + 1 वो लिख दिया। और एम आई जे निकालना है, तो एम आई जे अभी आपको बता रहा था कि इसका इंटरसेक्टिंग रिमेनिंग जो रह गया वो 2 3 5 6, वो यहाँ लिख देंगे 2 3 5 और 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे को फैक्टर आ जाएगा ऑफ एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का आ जाएगा, ए आई जे। अब यहाँ पे कौन सा ए आई जे है, यहाँ पे 7 का को फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 का यहाँ पे अब को फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि ए आई जे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 है। और उसको डिनोट हम कैपिटल A31 से करते हैं। अब इस बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देन -1 की पावर यहाँ पे क्या है, 3 + 1 4 आ जाएगा। और जब पावर इवन नंबर हो तो अंदर माइनस जो होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। 6 × 2 12 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। सॉल्व करें तो आंसर -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ रहा है, टू फाइंड द को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें को फैक्टर निकालने हैं मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के। अब ये मैट्रिक्स ए दी हुई है यहाँ पे,
इसके हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने। सिंपली वही मेथड जो अभी मैंने आपको समझाया है कि हम पहले लिखेंगे इस एलिमेंट का माइनस कर लेंगे कोफैक्टर इस 3 एलिमेंट का। अब इसकी पोजीशन देखेंगे जनरल वो क्या होती है, इसकी पोजीशन बेटा हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में देखी जाए तो वो हमारे पास होती है A11 इस एलिमेंट 3 की। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट के लिए हम जो है वो यूज करते हैं कैपिटल A11। ओके, अब -1 की पावर क्या लिखनी है हमने, जो यहाँ पे लिखा है 1 और 1 उसको ऐड पावर में लिख देना है। और इसके अब देखना है कि इसका जो रिमेनिंग बचता है, ठीक है, वो कौन 2 4 -2 और 1 ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ये इसका माइनर आ जाएगा। m क्या है 1 1। तो बेटा इसको -1 की पावर जो है वो पावर इवन नंबर है, तो इवन पावर जब भी होगी बेटा, जब भी इवन पावर होगी, जैसे यहाँ पे बोलता हूं मैं -2 लिखा हुआ है, इसकी पावर हमारे पास जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा माइनस का पॉजिटिव आ जाएगा। 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास वो 4 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे देखें, माइनस यहाँ पे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। इसी तरह से जब भी ऑड पावर होगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ -2 की पावर एक 3 है, तो मीन इसका मतलब है कि 2 को -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 फिर मल्टीप्लाई बाय -2, तो बेटा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई खाएगा माइनस के साथ तो प्लस आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस। तो मैंने ये सॉल्व करके बता दिया, हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है -8। ठीक है, तो मतलब कहने का कि जब भी हमारे पास पावर ऑड पावर हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव ही रहता है, जो पॉजिटिव होता है अगर इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव पावर के ऊपर अगर इवन नंबर हो तो बेटा वो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव पावर के ऊपर जब ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन वैसे ही करनी है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को देखेंगे, इसको 1 को देखते हैं, सेकंड को, तो अब हम यहाँ पे जो निकालना चाह रहे हैं, अब हम जो निकालना चाह रहे हैं वो 1 के रिस्पॉन्डिंग निकालना चाह रहे हैं, मतलब A12 निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है, और ये फर्स्ट रो है, इसके रिस्पेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। तो वो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए, इसको बोलेंगे वैसे क्या एलिमेंट को, इसको इस एलिमेंट 1 को क्या बोलेंगे हम, A12 हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या है वो 1 है। अब इसको डिनोट कैसे करना है कोफैक्टर निकालने के लिए, A12 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब -1 की पावर क्या आएगी 1 + 2, और इसके बाद रिमेनिंग जो रह जाएगा वो -1 है, ठीक है, 4 है, 3 है और 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारों को सॉल्व करना है, तो अल्टीमेट आपके पास जो है वो ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बेटा डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन बाय मेथड ऑफ कोफैक्टर, अभी जो रिसेंट हमने पढ़ा है वो हमने कोफैक्टर्स को हमने सीखा है कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब इन कोफैक्टर्स को डिटर्मिनेंट पे कैसे अप्लाई करते हैं वो अब हम यहाँ पे सीखते हैं। बेटा इसमें ये रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा, आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। मैं सिंपली आपको डायरेक्ट बात बता देता हूँ, जो इसका असल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, आपको कोई एक रो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है जो आपका दिल करता है। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है आईथ लिखा हुआ है, जैसे जर्नल, यहाँ उसने आईथ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखें AI, ठीक है, मीन आई जो है वो मतलब वो आईथ रो को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए उसी का रिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर AI कैपिटल जो उसका डिनोट करता है। इसी तरह से आई, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, और उसके साथ बाकी सारे उसके जो है वो कॉलम्स 1 बाय 1, पहले 1 फर्स्ट कॉलम होगा, फिर सेकंड कॉलम के बाद लिखेंगे भी थर्ड अप टू सोन एन तक जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम उसको अगर डिनोट कर दें तो इस तरह हम इसको डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल पे लेके जाता हूं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे
अब देखें यहाँ पे उसने फर्स्ट रो को उसने यहाँ पे लिया हुआ है। देखें मैं इसको यस, तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है स्टूडेंट ये वाली, ठीक है, इसको उसने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे जब मैं बात अगर कर रहा था कि डिटर्मिनेंट ए का निकालना है तो उसके लिए फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट कर ली है। अब कॉलम वन बाय वन चलाएंगे, पहले हम फर्स्ट कॉलम देखेंगे के रिस्पेक्ट लिखेंगे, फिर सेकंड के रिस्पेक्ट लिखेंगे, फिर थर्ड के रिस्पेक्ट लिखेंगे। देखिए अब इसका पहले फॉर्मूला बना लें आप, कैसे बनता है फॉर्मूला कि यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट वो इक्वल होगा, अब फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट जिसकी पोजीशन है ए 1 1 मीन पहला रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब इसी का करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर है वो इसके साथ आ जाएगा ए 1 1, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस, अब इसका सेकंड एलिमेंट देखेंगे वो -2 है, तो इसकी पोजीशन क्या थी ए 1 2 मीन फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। अब इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होगा ए 1 2 प्लस उसके बाद आएगा ये -4 है, ये इसकी पोजीशन है ए 1 3, ठीक है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग को फैक्टर है वो ए कैपिटल A13 होगा। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने बेटा यहाँ पे इसको लिख लेना है। देखें यहाँ पे अब A11 वो एलिमेंट हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब इसका को फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इतने को अब हम छोड़ देंगे इसको भी, और ये जो मैंने ग्रीन वाला भी किया है इसको भी छोड़ देंगे, रिमेनिंग हमारे पास -1 -3 1 और 2 आ जाएगा। ये हमने -1 -3 1 और 2 लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे साथ ही हम ये लिखते होते थे, क्योंकि A11 को कैसे निकालते थे, इसके लिए हम लिखते थे कि -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, और उसके बाद आगे M11 होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि -1 की पावर, -1 की पावर क्या है यहाँ पे 1 और 1, और पावर में क्या आ जाएगा 1 और 1 कितना बन जाएगा 2 हो जाएगा। तो -1 की पावर 2 क्या कहलाएगा हमारे पास, वो जो है वो इवन पावर थी, तो वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा, वो लिखने का हमें फायदा नहीं, वो +1 मल्टीप्लाई जब 5 से करेगा तो 5 ही रह जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास M11 वो एज इट इज आ जाएगा, जो यहाँ पे मैंने निकाला है -1 -3 1 और 2, ठीक है। इसी तरह से प्लस यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब A12 निकालना है, अब A12 देखना है हमने स्टूडेंट, अब ये सेकंड एलिमेंट है -2। अब हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास कॉलम होगा और ये फर्स्ट रो होगी, तो इसको हम देखेंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग बचते हैं हमारे पास क्या बनेगा, वो यहाँ पे A12 और A12 था, तो इसके रिस्पेक्ट देखेंगे A12 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा -1 की पावर 1 + 2 और साथ उसका M12 क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 2, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, वो यहाँ पे ये है -3 -2 और 2, ठीक है। और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो वो बेटा आपको पता है कि वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इस एलिमेंट के साथ -2 के साथ, तो बेटा यहाँ पे +2 हो जाएगा और बाकी सारे का सारा एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे प्लस नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए फर्स्ट रो
हमने सेलेक्ट की हुई थी ऑलरेडी, और थर्ड कॉलम है, मीन इसका A13 और A13 हम देख रहे हैं। तो इसका A13 निकालना है, तो इसके लिए लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3, ठीक है, और साथ इसके M13 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3 है, 3 और 1 हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है, और -1 की पावर इवन नंबर है तो बेटा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब ये A13 है, उसकी वैल्यू हमारे पास वो 4 है माइनस का, तो इस वजह से ये -4 यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद A13 जो है उसकी वैल्यू में M13, अब जो रिमेनिंग बच जाएगा 3 -1 -2 और 1 वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे बेटा माइनर निकाल सकते हैं, ये M13 वाला, ठीक है। तो ये हम जो है वो अभी जो मैंने बोला था आपको, जो बाय डेफिनेशन जो भी डिटर्मिनेंट की बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बेटा अब हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 तो -2, फिर माइनस फार्मूले का हमेशा आता है, फिर -3 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर -3 आएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से +2 एज इट इज, इसी तरह 3 इंटू 2 जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद वो 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस, 3 2 6 आ जाएगा। सिमिलरली इसको इस तरह डील करेंगे नेक्स्ट को भी, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। ये तो मैंने अभी बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको सिखाई बात। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जैसे मतलब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली स्टूडेंट आप कोई सी भी एक रो, कोई सी भी एक रो जो है वो आप उसको फिक्स कर लें। जैसे इसने यहाँ पे जो है वो जो दिल करता है आपका, रो फिक्स करना है रो फिक्स कर लें, कॉलम फिक्स करना है तो आप कॉलम भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो मैंने फिक्स कर ली है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 5 लिखा हमने, इस 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट रो मैंने फिक्स की हुई है। पहले मैं फर्स्ट कॉलम को लूंगा फर्स्ट रो के अगेंस्ट, फिर सेकंड कॉलम को लूंगा, फिर थर्ड कॉलम को लूंगा। कोई एक रो फिक्स कर लें, कोई एक कॉलम फिक्स कर लें। जैसे मैंने ये यहाँ पे फर्स्ट रो फिक्स की हुई है, उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। तो बेटा अब इसके अलावा हमारे पास 5 पहले यहाँ पे ऐसे ही आएगा, उसके बाद -1 -3 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमेशा दरमियान में माइनस लगाना है। ये तो मैंने अब दूसरा वे आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए मे बी ज्यादा आसान हो। अब हमेशा दरमियान में माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये -2 एलिमेंट नेक्स्ट कॉलम को लूंगा, ठीक है, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3 -2 -3 और 2, ठीक है, वो ये आ जाएगा। इसी तरह से फिर लास्ट वाले को देखेंगे कि ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट रो, इसको देखेंगे तो बेटा ये हमारे पास 3 -1 -2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास प्लस हमेशा यहाँ पे आएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई जब माइनस होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको डिटर्मिनेंट को देख सकते हैं कि हमेशा पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर यहाँ पे प्लस आता है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन गया। और यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे माइनस बन गया, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि पहले हमेशा यहाँ पे प्लस आया करना है, फिर यहाँ पे माइनस आया करना है, और यहाँ पे फिर प्लस आया करना है। फिर जब नेक्स्ट लेंगे आगे मजीद, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये 3/3 का मैंने ऑर्डर का समझा रहा था डिटरमिनेंट निकालना, अगर 4/4 का देखना है तो, या फिर 5/5 का देखना है, ठीक है, तो उसके लिए भी ऐसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर आगे माइनस, फिर आगे प्लस, फिर माइनस, इसी तरह चलता जाएगा। अल्टरनेटिव साइंस प्लस माइनस के आते जाएंगे, स्टार्ट प्लस से करना है, ठीक है। तो उसी तरह माइनर हम देखते जाएंगे। तो इस तरह हम जो है वो डिटर्मिनेंट इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना जनरल वे से भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होती है वो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा ए अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स पहले हमारे पास मौजूद होगी, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे अभी निकालना सिखाया आपको कि फर्स्ट मेन डायगोनल जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 × 3
और आ, और फिर उसके बाद सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई होगा। अब क्लास यहाँ पे उसने डिटर्मिनेंट यहाँ पे एग्जांपल में रिजल्ट ठीक नहीं लिखा हुआ। 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। 12 लिखना चाहिए था उसको, ये 6 नहीं आना। और इसी तरह से ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 3 जा 12, बेटा रिजल्ट हमारे पास वो कैंसिल होने के बाद 0 आ जाएगा। ये 6 भी नहीं आना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तो जब डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 आ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो बेटा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो ऐसी मैट्रिक्स ये वाली जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगी कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हो। सिंपली यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 7 1 जा 7 और माइनस 4 3 जा 12, तो -5 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बेटा यहाँ पे नॉन सिंगुलर का एक अदर नेम भी होता है, उसको हम जो है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नॉन सिंगुलर को इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए बी सी डी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? पहले इसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, ए से डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे? बेटा फर्स्ट जो मेन डायगोनल होता है, ये ए और डी, इसकी जगह तब्दील होगी। ठीक है, देखें डी उस जगह पे चला गया और ए नीचे वाली जगह पे आ गया। और सेकंड की जो है वो साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का बता सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात भूल जाती है कि पहले का जो है वो जगह तब्दील करनी है और दूसरे की साइन चेंज करने। तो इसके लिए बेटा मैं अक्सर बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ कि जब एक इंसान जो है वो पहले अमीर था, तो उसके पास गाड़ी भी थी, उसके पास अपना घर भी था, सारा कुछ था। तो जो ही वो गरीब होता है, वो अमीर से गरीब कैसे होता है? ठीक है, वो कोई भी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जब वो उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपनी गाड़ी भी बेचता है। ठीक है, अपना घर भी बेचता है। मतलब कहने का कि जो ही वो घर बेचता है अपना, वो किसी एक रेंट के मकान पे शिफ्ट हो जाता है। तो मीन्स जब वो उसके पास कुछ नहीं रहा, तो वो उसने जो है वो अपना घर बेच दिया। अब जब घर बेचा, घर बेच के वो शिफ्ट हो गया किसी और जगह पे। ठीक है, तो जब वो शिफ्ट हो गया किराए के मकान के ऊपर, किराए के मकान में, तो देन हम उसको कहना शुरू कर देंगे कि पहले तो अमीर था लेकिन अब वो गरीब हो गया, क्योंकि उसने अपना रेंट मकान भी सेल कर दिया। तो कहने का मतलब कि पहले अगर वो बंदा अपनी जगह तब्दील करेगा, अगर ए और डी उसकी जगह है, तो जब वो डी और ए, डी ऊपर चला जाए और ए नीचे आ जाए, जब वो जगह तब्दील करेगा अपनी, उसके बाद उसकी अलामत या स्टेटस उसका जो है वो चेंज हो जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा। समझ आ गई कि पहले उसका स्टेटस, पहले उसकी जगह तब्दील होगी, जो ही उसने मकान, अपने मकान से रेंट के मकान में गया, तो देन फिर वो उसकी अलामत तब्दील होगी, अमीर से वो उसको गरीब कहना शुरू कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मैथ्स में जनरल समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसके लिए फिर जो है वो हम उसकी अलामत तब्दील कर देंगे, पहले जगह तब्दील, पहले डायगोनल की और दूसरे डायगोनल की उसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। तो एडजॉइंट इस तरह 2x2 मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, वो हम कैसे फाइंड करते हैं? 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे बता सकते हैं? एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो A1 1 A1 2 A1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये बेटा हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, बेटा जब हम 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, ये कैपिटल A1 कैपिटल A1 2 A1 3 A21 लिख दिया है। इसका मतलब आपको पता है कि ये को फैक्टर को शो करता है कि हम हर एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे, हर एलिमेंट का
कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया कोफैक्टर, और साथ ही उसका हम ले लेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट, सॉरी ट्रांसफर ले लेंगे, उसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आप जानते हो, उसके ऊपर टी लिख देंगे, तो मीन जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम बना देंगे। मीन A11 12 13 इतना, तो अब नीचे आ जाएगा 11 12 13। इसी तरह से ये रो, ठीक है, कॉलम बन जाएगी A21 22 23। इसी तरह ये रो 31 32 और 33 ये नीचे आ जाएगी कॉलम में। ठीक है, तो जब भी हमें 2x2 का एडजॉइंट निकालने का मेथड बता दिया आपको ऊपर, और 3x3 के लिए हम क्या निकालेंगे कि सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो वो हमारे पास एडजॉइंट होगा 3x3 मैट्रिक्स का। ओके, होपफुली आपको ये 3x3 का समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स का बेटा, जब भी मैट्रिक्स निकालनी है इनवर्स मैट्रिक्स का, तो बेटा पहले हमें ये डिटरमिन करना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम डिटर्मिनेंट उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो पहले लिखेंगे ए अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर -1 लगा देंगे तो ये इनवर्स होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए फ्रैक्शन से ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई बाय उसके फ्रैक्शन से नीचे डिटर्मिनेंट आएगा उसका, तो इस तरह हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि इसका इनवर्स निकालें, 3 -1 2 1 इसका इनवर्स निकालें। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसका इनवर्स सिंपली पहले हमें, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कि पहले हम उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, फिर हम उसको देखेंगे एडजॉइंट लेंगे। तो पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो आपको निकालना आता है, ये मल्टीप्लाई होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डायगोनल को, तो हमारे पास 5 आ गया। अब एडजॉइंट कैसे निकालना है? 2/2 का सिखा दिया मैंने एडजॉइंट निकालना आपको। तो 2/2 का एडजॉइंट पहले का हम जो है वो जगह तब्दील करेंगे, मीन 3 नीचे आ गया और 1 ऊपर चला गया, और दूसरे के स्टेटस चेंज कर देंगे लामत, या -1 था तो +1 हो गया, +2 था तो -2 हो गया। ठीक है, ये एडजॉइंट निकलेगा। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जाता तो हमने यहीं पे इसको स्टॉप कर देना था, हमने कहना था कि इनवर्स नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/, डिटर्मिनेंट की जगह 5 आ जाएगा, एडजॉइंट की वैल्यू ये लिखेंगे यहाँ पे। अब 1/5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1/5, इसी तरह ये -2/5 और 3/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इनवर्स होगा गिवन मैट्रिक्स का। अब 3/3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो सिमिलरली बेटा पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे वही वेज जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो 5 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जब 5 डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो देन अब देखना है कि ये 5 नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिख लें सो इसकी रीजन लिखें, सो इट इज नॉन सिंगुलर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये लाइन लिखने के बाद फिर आपने आगे वाली चीज लिखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा फिर हम A11 उसका मतलब कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमें जो है वो जब एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि एडजॉइंट चाहिए हमें यहाँ पे, तो हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, जैसे मैंने प्रीवियस सिखाया आपको। तो आप कोफैक्टर निकालेंगे तो आपके लिए वर्किंग करना आसान हो जाएगी। A11 12 13 सभी का कोफैक्टर निकालने के बाद आप सभी को यहाँ पे लिखेंगे, और साथ ही उसने यहाँ पे उसका ट्रांसपोज भी ले लिए, उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो इस एडजॉइंट की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो कहता है कि ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव डैट के ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई, ये प्रूव करना है। तो सिंपली पहले आप जो है वो ए इनवर्स निकाल लें,
लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, ए इन्वर्स निकालने के लिए उसके में सबसे पहले मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला जैसे मैं प्रीवियस बताया आपको, फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट इन्वर्स आ गया। अब इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे, ये इन्वर्स का आंसर है, तो ये इन्वर्स के आंसर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ जो हमारे पास ए ऊपर मौजूद है, तो सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा, सिंपली मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कैसे करते हैं। तो वो आप मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर नेक्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी ये फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये ऐसे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन से। तो आफ्टर डैट आपने ये 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आपके पास ये आ जाएगा, और वो आपको पता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और यही चीज़ हमने यू में फाइंड करनी थी कि राइट हैंड साइड आई बनना चाहिए, तो हमने फाइंड कर लिए। हेंस प्रूफ ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो सिंपली क्लास हमने लेफ्ट हैंड साइड आपने इसको फोकस करना है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है कि फर्स्ट अगर मैं रो को देखता हूँ, अब स्टूडेंट देखें, मैं अगर फर्स्ट रो को फिक्स करता हूँ, ठीक है, तो 3 पहले मैंने लिखा, ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 3 इंटू 0 0 आ गया, माइनस हमेशा दरमियान में आता है, और 4 इंटू 1 4 आ गया, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आपने माइनस लगाना है, और उसके बाद फिर बेटा यही फर्स्ट रो और ये फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, तो इसके लिए -1 4 x और 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, 1 लिखें या ना लिखें आपकी बात है, मर्जी है। तो 0 मल्टीप्लाई -1 से करेगा तो 0 आएगा, और माइनस फॉर्मूले का आएगा, और 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। उसके बाद प्लस फॉर्मूले का आएगा, आपको पता है। उसके बाद फिर ये फर्स्ट रो जो हमने फिक्स की हुई थी इसके साथ हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे बेटा जो है वो फर्स्ट डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 आएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा, तो यहाँ पे ये x जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -30 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट कि -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ -12, इसी तरह बाकी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आफ्टर डैट ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको 3 मेथड आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, और तीसरा जो है बाय फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फैक्टर्स बना लें आप बेटा। सबसे पहले फैक्टर जब बनाते हैं तो पहले हमें 3 देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। यहाँ पे देखते हैं 3 कॉमन आ रहा है। जो 3 कॉमन आ रहा था तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, 3 यहाँ पे कॉमन आएगा, सॉरी -3 यहाँ पे कॉमन लिख लिया उसने, -3 तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जब -3 इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो पीछे हमारे पास जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ पे प्लस था ब्रैकेट के अंदर तो वो माइनस हो जाएगा, एक 3 बाहर जा चुका है, ये प्लस था माइनस हो गया। अब 3 को डिवाइड कर दें 18 के ऊपर तो 6 आ जाएगा। और आपको पता है कि जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर जो लिखा हो माइनस वो प्लस हो जाता है, जो प्लस लिखा हो वो माइनस हो जाता है, जो प्लस लिखा हो वो भी माइनस हो जाता है। अब इसको दोबारा से सॉल्व करके देखें तो वो चीज़ बनती है, -3 मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ तो -3x² बनता है, माइनस मल्टीप्लाई जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 3x आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस 6 3 18 वो चीज़ बनती है। इसका मतलब ये ठीक निकाला हुआ है। अब बेटा ये इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0 के। अब मैथ्स में रूल है कि फर्स्ट एलिमेंट भी जब ऐसे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और वो राइट साइड पे 0 लिखा हो तो फर्स्ट एलिमेंट भी 0 के इक्वल होता है, और सेकंड एलिमेंट भी, जिस तरह ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जो भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये तो -3 आपको पता है कभी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो हम ये सिंपली उसने फिर ये डायरेक्ट ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे इसके फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर बनाने के बाद, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है x प्लस -3 और वो x प्लस 4 2 आ जाएगा। ये फैक्टर आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखे हुए कैसे बनाते हैं। तो फिर वही बात आ गई हमारे पास कि दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे 0 है तो फर्स्ट वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी, सेकंड भी 0 के इक्वल आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 निकाल सकते हैं और x की वैल्यू -2 आ जाएगी।
तो ये आपने इस तरह इसको डील करना है कि प्रॉब्लम को, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चीज़ आ रही है, वो है कि आपने इसके एग्जाम्पल जो हैं 5.3 ये एक्सरसाइज है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये आपको सिखा दिया मैंने, भी बताया मैंने कैसे निकालना है, ये सारे खुद करने क्वेश्चन। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, मीन अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब उसका एग्जिस्ट जीरो के, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप सिंपली वहाँ लिख देंगे सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप लिखोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, और देन आप सॉल्व आगे करेंगे। इसी तरह आपने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। होपफुली आपको बेटा ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।